तो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग एक बार फिर सबका वेलकम करते हैं बच्चों। तो आज हम जो जीके का पोर्शन चल रहा है, ज्योग्राफी सोशल साइंस, किसके लिए चल रहा है आपको पता है। हम लोग सीएचएस की तैयारी में जुड़ चुके हैं और सीएचएस के सोशल साइंस का जो चैप्टर है सौरमंडल हम लोग कर रहे हैं। सौरमंडल में हम फर्स्ट वीडियो आपको दे चुके हैं और सेकेंड वीडियो ये होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में। अभी ये जो कोरोना शब्द चल रहा है वो भी कहाँ से आया है, ये सारी चीज हम लोग इसमें अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल क्या है। देखिए बच्चों, सौरमंडल क्या है, इसको सोलर सिस्टम भी बोलते हैं बच्चों। सौरमंडल को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। देखिए सौरमंडल में क्या है, कई चीजें हैं। सौरमंडल जो है गैलेक्सी का एक अंश है, पहले ही हम आपको बताए थे, हब्बल महोदय ने बताया था। तो ये सौरमंडल जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको पता हो तो निकोलस ने कहा था, निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि जो सूर्य है वह केंद्र में स्थित होता है ब्रह्मांड के। तो इसका मतलब सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है, आपका सूर्य स्थित है। कौन है, सूर्य स्थित है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखेंगे बच्चों, यहां शब्द आ रहा है सौरमंडल। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, कौन, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। किसके किसके समूह को ध्यान रखना है। हमारे सौरमंडल में कौन कौन है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है और उल्का पिंड है। तो ध्यान रखिए, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है और उल्का पिंड है। अब बात आती है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि हमारा जो ग्रह क्या होता है, ग्रह किसे कहते हैं। हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे भी जब सौरमंडल पढ़ेंगे तो हम ग्रह उपग्रह। तो ग्रह क्या होता है, ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उन्हें हम ग्रह कहेंगे। ठीक है, अब उपग्रह क्या होगा, सैटेलाइट क्या होता है, ऐसा आकाशीय पिंड जो भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह। बात समझ में आ गई। अब बात आती है क्षुद्र ग्रह क्या होता है और उल्का पिंड क्या होता है बच्चों। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः ध्यान रखना है दो ग्रहों के बीच पाया जाता है, वो है मंगल ठीक है, किसके किसके बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति। सही है, किसके किसके बीच पाया जाता है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ये क्या होते हैं बच्चों, ये जो है उल्का पिंड से बड़े होते। उल्का पिंड से बड़े कैसे, समझिए ध्यान से। उल्का पिंड क्या होता है, जो इतने भी आपको पता है कि जब बिग बैंग थ्योरी आई, जब ये ब्लास्ट हुआ, इसमें एक छोटे बिंदु के आकार का था और जब ब्लास्ट हुआ तो उसके कुछ अंश क्या होते हैं, टूट जाते हैं और टूटते टूटते क्या वो छोटे छोटे ग्रह उपग्रह में बदलते चले गए। ठीक है, जिसकी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण थी वो उसकी ओर मूव करने लगे। तो ऐसा ही हुआ। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये जो ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच क्या वो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे मतलब क्या, पृथ्वी एक ग्रह से छोटे होंगे लेकिन उल्का पिंड से क्या होंगे, बड़े होंगे। और ये उसकी कक्षा में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी कक्षा में ही घूम रहे हैं। और ये कभी कभी अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। कभी कभी अपनी कक्षा को जब छोड़ देते हैं वही पृथ्वी की ओर आने लगता है। जब पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो घर्षण बल के कारण जलने लगता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला होता है, इसी का नाम होता है एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। आपको सुने होंगे कि एस्टेरॉइड गिरने वाला है, मतलब उस क्या क्षुद्र ग्रह अपनी क्या छोड़ दिया है, अपनी कक्षा को छोड़ दिया है। उल्का पिंड भी ऐसा ही होता है बच्चों। उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, इन्हीं ग्रहों उपग्रहों के टूटे हुए अंश होते हैं।
ये क्या करते रहते हैं, ये उपग्रह ग्रह के टूटे हुए अंश क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, ये भी अपना स्थान छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं और जाकर कभी कभी पृथ्वी पर कहीं न कहीं गिर जाते हैं, इन्हीं को उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज के समूह को आपको समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझेंगे बच्चों तारा क्या क्या है, तारा क्या है। तो तारा को अच्छे से समझिए। ठीक है, तारा किसको कहा गया, ये भी क्या है, एक आकाशीय पिंड ही है, अंतरिक्ष में ही रहने वाला है। अब कहेंगे ये तारा क्या है, अब तारा मतलब ऐसे आकाशीय पिंड जो आकाश गंगा का चारों ओर चक्कर लगाए। किसका चक्कर लगाएंगे, आकाश गंगा का चक्कर लगाए। आकाश गंगा क्या होता है जी, गैलेक्सी। गैलेक्सी का जो मूव करते हैं, जो गैलेक्सी के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तारा बोलते हैं। सबसे मेन बात है इनका स्वयं का प्रकाश होना। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बच्चों, तारा कहलाएंगे, स्वयं के प्रकाश। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश होना। तो जिनके पास स्वयं का प्रकाश है उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे। ये किसकी ओर चक्कर लगाते हैं, किसके चारों ओर, आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात आता है तारा है तो हमारे सौरमंडल का तारा कौन सा है, तो सूर्य है, सन है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। सूर्य क्या है, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं, सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा है। इसी के प्रकाश से यहाँ जो है हम लोग दिन और रात होता, आपको पता है, इसी के प्रकाश से होता है। ठीक है, कहने का मतलब सूर्य ही क्या है, हमारे सौरमंडल का तारा है। और सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा क्या है, पहले बताए थे फर्स्ट वीडियो में, आप जाकर देखिए। फिर से मैं बता दे रहा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है उसका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है। वह सूर्य के बाद का सबसे नजदीक का तारा है। और इसके बाद क्या बताए थे, सबसे चमकीला तारा कौन सा, ये क्वेश्चन आते हैं। और इसी तारे को डॉग स्टार भी बोला जाता है। उसका नाम है क्या, उसका नाम क्या है, साइरस। साइरस या उसी को बोल देते हैं डॉग स्टार। याद रखेंगे, साइरस सबसे चमकीला तारा है, सबसे नजदीक का तारा सूर्य। अगर आपसे कहता है सूर्य के बाद का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगाएंगे आप। ठीक है ना, हमारे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य, हमारे मतलब पृथ्वी के नजदीक। अब बात करते हैं आगे, सूर्य क्या है, इसको हम समझा चुके। एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है, ग्रह नहीं है। कभी कभी आ जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है, क्योंकि ये इसके स्वयं का प्रकाश है। स्वयं का प्रकाश होगा तो तारा होगा। इसी के प्रकाश से सभी ग्रहों पे क्या होता है, प्रकाश होता है। चलिए, प्रकाश की चाल क्या होती है इसके, सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, ये कौन सी चाल होती है, ये प्रकाश के निर्वात की चाल भी होती है। अब बात आती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है, ध्यान रखना है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 15 सेकेंड या कई अपवाद में मिलते हैं बच्चों, कहीं कहीं 18 सेकेंड भी रहता है। 18 ज्यादा नजदीक माना जाता है, 18 या 20 सेकेंड ये ज्यादा नजदीक माना जाता है। ठीक है ना, ये ज्यादा नजदीक माना जाता है। आप इसको याद रखेंगे, या तो 18 सेकेंड या 20 सेकेंड, ज्यादातर तो 20 ही मिलता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड जब सूर्य का प्रकाश वहां चलता है, इतनी वेग से चलता है कि तुरंत पृथ्वी पर पहुंच जाता है। उसका वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बात आपको समझ में आ रही है। आगे हम लोग बढ़े बच्चों, तो आगे हम बात कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 18 सेकेंड बोल सकते हैं। अगला बात कर रहे हैं, सूर्य को ऊर्जा कहां से मिलती है, सूर्य हमें प्रकाश इतना देता कहां से है, क्योंकि उसको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा ही क्या होती है, ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा रही है।
तो ऊर्जा जो है हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, सूर्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जैसे हमको भोजन से एनर्जी मिलती है, हम लोग भोजन करके हमको ऊर्जा मिलती है, तो वैसे सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। चलिए ये भी कहानी हम लोग समझ लेते हैं। सूर्य में क्या होता है बच्चों, सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की जो मात्रा पाई जाती है स्टूडेंट, हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है लगभग 71%। 71%, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है किसमें, सूर्य में। और हीलियम जो है, हीलियम की मात्रा पाई जाती है 26.5%। कितना, 26.5% क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। 71% आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, वो 2.5% क्या पाई जाती है, अन्य गैसें पाई जाती है। अब बात आती है, गैस तो पाई जाती है सर, गैस तो कई कई जगह पाया जाता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या करता है बच्चों, एक क्रिया करता है जिसको नाभिकीय संलयन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन विधि। मैं यहां लिख दे रहा हूं, नाभिकीय संलयन विधि, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पर सूर्य किस पर काम करता है, सूर्य को ऊर्जा किस विधि के द्वारा मिलती है, नाभिकीय संलयन विधि। याद रख लेंगे इसको, नाभिकीय संलयन विधि। तो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। मतलब नाभिकीय संलयन विधि क्या होता है, दो छोटे परमाणु, ठीक है, किसी तत्व के दो छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करें, ऐसी क्रिया में क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जिसको नाभिकीय संलयन विधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लगभग 71%। यही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये छोटे नाभिक मिल रहे हैं और नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, बड़े नाभिक, जिसको हीलियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन जब क्रिया करेंगे तो हीलियम का निर्माण करेंगे और हीलियम के द्वारा यहाँ बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। यही ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में होती है, जो पृथ्वी पे सौर ऊर्जा के रूप में आती है। तो हम आपको समझा दिए हैं कि जो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनेंगे और उससे ऊर्जा मिलेगी, वही ऊर्जा पृथ्वी पर आएगी। तो अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन विधि को कहते हैं। इसी पर एक काम करता है हाइड्रोजन बम। कौन सा बम, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इसी पे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ है, तो आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर ये माइंड में रहा तो कैसे ऊर्जा सूर्य को मिलती है, वह कौन सी क्रिया कहलाती है, नाभिकीय संलयन विधि। तो हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन विधि के बाद। और आगे हम लोग देखें बच्चों, तो इसमें सूर्य की जो आयु होती है, सूर्य कब तक रहेगा, सूर्य की जो आयु है वह सूर्य की जो खत्म होने की जो डेट है वह 10 बिलियन वर्ष है। क्या है, 10 बिलियन वर्ष। ध्यान देना, बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन। तो आपको याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, 10 बिलियन वर्ष होता है सूर्य की आयु। सूर्य कब तक रहेगा, 10, जिसमें से 5 मिलियन वर्ष बीत चुके हैं। तो यहां दिया है सूर्य का वर्तमान आयु कितना है, 5 बिलियन वर्ष। अब 5 बिलियन वर्ष है सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश मतलब क्या है, सूर्य कब तक रहेगा, तब तक रहेगा जब उसमें हाइड्रोजन रहेगा। सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा कहाँ मिलेगी, सूर्य को जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो सूर्य ब्लास्ट हो जाएगा, सूर्य को ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, 5 मिलियन वर्ष। जब हाइड्रोजन खत्म होगा, सूर्य का भी अंत हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे। और सूर्य का चमकीला भाग, सूर्य का जो सबसे चमकीला भाग है वो याद रखेंगे स्टूडेंट। सूर्य के सबसे चमकीला जो भाग है वह है जिसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। याद रखेंगे, फोटोस्फीयर इसको बोलते हैं, याद रखेंगे बच्चों। इसको फोटोस्फीयर भी इंग्लिश में बोलते हैं और इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न कर देगा सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं।
अब वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, सूर्य का बाहरी भाग जो होता है वह कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोना। यही जो कोरोना इस समय बहुत चल रहा है, कोरोना शब्द आने का रीजन क्या हुआ, देखिए जो हमारा ये वायरस है, देखो हम ऊपर वाला तो साइड में यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपका ये कोरोना है ऐसे ऐसे है, बाहरी भाग इसका ऐसे ऐसे है, इसका बाहरी भाग ऐसे ऐसे है, तो आपको ध्यान रखना है इसका बाहरी भाग ऐसे ऐसे होने के कारण ही क्या कहा गया इसको, कोरोना। क्योंकि ये मिलता किससे है, सूर्य के बाहरी वाले भाग से मिलता है। सूर्य के बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। क्लियर। और ये इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस किसका भाग होता है, सूर्य के बाहरी टेम्परेचर होता है। कोरोना वाले भाग का कितना टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखेंगे। आंतरिक भाग जो होता है सबसे जो प्रकाश मंडल होता है वो सबसे चमकीला भाग होता है, और इसके आंतरिक भाग का टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ हम लिखे हैं 150 लाख डिग्री सेल्सियस। 150 लाख डिग्री सेल्सियस, शॉक में आ गए ना, इतना टेम्परेचर होता है सूर्य का, 150 लाख डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे याद रखेंगे, ये था सूर्य के बारे में। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे सौरमंडल, सौरमंडल के पूरे समूह को समझेंगे। अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं कोशिश में यही हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप तैयारी में अपनी जुड़ जाइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सोशल साइंस आपका अच्छा करवा दूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।